एटलस स्टूडियो जी हाओयू लापरवाही से सोफे के पीछे झुक गए और अपना सुंदर चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उन्होंने जियान ए को बगल में देखा और कहा, क्या यह आश्चर्य की बात है? जियान ए ने उसकी ओर देखा और वू बी की ओर देखने लगा। ये देखकर वू बी ने जियान ए को समझाया, युवा मास्टर जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। जियान ए स्तब्ध था। हालांकि दूसरे विचार पर यह असंभव नहीं लगता। आखिरकार वे दोनों समान उम्र के थे और कम उम्र में बैयून शहर में बहुत प्रसिद्ध थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे दोस्त थे। इसी समय एक वेटर अचानक एक मेडिकल किट लेकर आया। युवा मास्टर जी, यह वह मेडिकल किट है जिसके लिए आपने अनुरोध किया था। जी हाओयू ने लापरवाही से इसे ले लिया और मेडिकल किट अपने बगल में रख ली। फिर उसने जियान ए की ओर देखा और कहा, यहाँ आओ। जियान ए ने देखा कि उसके चेहरे पर झुंझलाहट और तिरस्कार का भाव था। हालांकि जब उसकी नज़र मेडिकल किट पर पड़ी, तो उसका दिल गर्म होने से बच नहीं सका। उन्होंने किसी से मेडिकल किट लाने के लिए कब कहा? उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? उसे इस तरह देखकर जी हाओयू नाराज नहीं हुए। इसके बजाय उसने अपने नितंबों को जियान ए के करीब ले जाया। ये देखकर जियान ए वू बी की ओर झुकना चाहता था, लेकिन जी हाओयू ने जल्दी से जियान ए की कलाई पकड़ ली और नाखुश होकर कहा, तुम कहाँ भाग रहे हो? जियान ए वू बी ने आश्चर्य से उनकी अकथनीय बातचीत को देखा। जी हाओयू को इतने सालों से जानने के बाद उन्होंने जी हाओयू को कभी किसी लड़की के प्रति यह पक्ष दिखाते नहीं देखा था। यहाँ तक कि वू बी भी यह नहीं बता सका कि वह असली जी हाओयू था जिसे वह देख रहा था। क्या बॉस ने गलत दवा ले ली? आसपास के लोग छिपकर देख रहे थे। जब जी हाओयू जियान ए की कलाई पकड़ रही थी, वह अपना हाथ बाहर खींचना चाहती थी। हालांकि उसे यह महसूस नहीं हुआ कि जी हाओयू की पकड़ उसके ऊपर उतनी है, लेकिन वह अपनी कलाई को बाहर नहीं खींच सकी। हिलना मत। जी हाओयू ने अपना सिर नीचे किया और कहा। उसने दवा किट से एक गीला तौलिया उठाया और धीरे से जियान ए का हाथ खोला। उसने सबसे पहले गीले तौलिए का इस्तेमाल उस गंदगी को पोंछने के लिए किया जो जियान ए की हथेली के जमीन पर रगड़ने से चिपक गई थी। उनकी कार्रवाई सौम्य और सुखदायक थी, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। जब उसने जियान ए के घाव को गीले तौलिए से पोंछा, तो न केवल उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि गर्म और आरामदायक भी लगा। जी हाओयू ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों के नीचे का भाव छाया में छिपा हुआ था। उसकी पलकें लंबी और घनी थीं, और ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर और सौम्य स्थिति में आ गया है। जब जी हॉक्स्यू, जो पीछे से दौड़ने वाली थी, ने ये दृश्य देखा, तो वह दूर से ही रुक गई और समझदारी से उन्हें परेशान करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। पोंछने के बाद जी हाओयू ने कीटाणुनाशक कपास उठाया और इसे जियान ए की हथेली पर पोंछने के लिए लाल दवा के पानी में डुबोया। जैसे ही उसने पोंछा, उसने उस पर फूंक मार दी, मानो डर रहा हो कि जियान ए को दर्द महसूस होगा। जियान ए, जो पहले से ही नुकसान में थी, उसने अपनी हथेली पर जी हाओयू की सांस महसूस की और तुरंत शर्मा गई। आपको हवा उड़ाने की जरूरत नहीं है, इससे दर्द नहीं होता, जियान ए ने बुदबुदाया। अप्रत्याशित रूप से जी हाओयू ये सुनकर दंग रह गए। उसने जियान ए की ओर देखा और पूछा, हवा उड़ाओ? क्या मैंने ऐसा किया? जियान ए नहीं कर सका मदद करो, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी करो और जी हाओयू को अविश्वास से देखो। यदि आप ऐसा कर रहे होते तो क्या आपको पता नहीं चलता? जाहिर है, जी हाओयू को विश्वास नहीं था कि वह कुछ गंदा काम करेगा, जैसे दवा लगाना और एक ही समय में हवा उड़ाना। न केवल उसने इस पर विश्वास नहीं किया,
बल्कि उसने ये भी सोचा कि जियान मतिभ्रम कर रहा था। शायद ये सिर्फ मेरी सांस है। जियान अवाक था। वह कहना चाहती थी कि वह सांस लेने और हवा बहने के बीच अंतर कर सकती है। हालांकि अपना मुंह खोलने के बाद उसने इसे भूलने का फैसला किया। ज्यादा बात करने से उसे गुस्सा आ जाएगा। अब वह ये भी जानती थी कि जी हाओयू के साथ कैसे बातचीत करनी है। सबसे सीधा तरीका चुप रहना था। अंत में जी हाओयू ने एक धुंध निकाली और जियान की हथेली पर पट्टी बांधने के लिए आगे बढ़ी। उसके हाथ के चारों ओर लिपटी धुंध और धुंध पर बंधे धनुष को देखकर जियान की एक अजीब अभिव्यक्ति थी। जब उसने फिर से देखा, जी हाओयू ने पहले ही मेडिकल किट हटा दी थी। जियान की निगाहों से मिलते हुए जी हाओयू ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं और एक सुंदर मुस्कान प्रकट की। आपका स्वागत है। जियान ने अपना हाथ उठाया और जी हाओयू पर धनुष लहराया। उसकी आंखों में भाव पूछ रहे थे, यह क्या है? ये स्पष्ट था कि उनकी शैलियां भिन्न थीं। हालांकि ये देखकर जी हाओयू ने पूछा, क्यों, तुम्हें धनुष पसंद नहीं है? तो मैं उसके बदले तुम्हारे लिए 3 पत्ती वाला तिपतिया घास बांध दूंगा। जियान ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और नाटक किया कि कुछ भी नहीं हुआ था। धनुष काफी अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ने देखा कि जूते के डिब्बे ले जाने वाले 5 स्टाफ सदस्य अचानक लिफ्ट से प्रवेश कर रहे थे। इन 5 लोगों में से प्रत्येक के पास 4 जूते के डिब्बे थे, जिसका मतलब था कि जूते के 20 जोड़े थे। ये लोग जी हाओयू तक चले। युवा मास्टर जी, ये वही जूते हैं जो आप चाहते थे। ये देखकर जी हाओयू ने अपनी आंखों से उन्हें जूते निकालकर मेज पर रखने का इशारा किया। उत्तम और सुंदर ऊंची एड़ी के जोड़े सबके सामने आए। आसपास के लोग भी हंगामा देखना चाहते थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उत्साहित दिख रहे युवा मास्टर जी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूर से ही देख सकते थे। पूरी मेज 20 जोड़ी जूतों से भरी हुई थी। जियान के चेहरे पर 3 काली रेखाएं लुढ़क गईं, और उसे अचानक भ्रम हुआ कि उसके साथ धोखा किया गया है। उसने शुरू में सोचा था कि जी हाओयू को उसके लिए चुनने के लिए केवल 3 से 4 जोड़े लाने के लिए ही कोई मिलेगा। कौन जानता था कि इतने सारे लोग थे। वह कनखजूरा नहीं थी। हालांकि उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उनके सामने की शैलियां काफी अच्छी दिख रही थीं। वे उसकी उम्र की लड़कियों के लिए शाम के गाउन के साथ पहनने के लिए बहुत उपयुक्त थे। ये स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति को निर्देश प्राप्त हुए थे, उसने अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का साहस नहीं किया और सावधानी से ऊंची एड़ी के जूते चुने। उसे अचानक थोड़ा लालच महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह उन सभी को पसंद कर रही है। ये सभी आपके इस शाम के गाउन पर सूट कर रहे हैं। पहले इस जोड़ी को पहने, जी हाओयू ने अचानक कहा। फिर वह थोड़ा आगे की ओर झुका और मेज से एक खूबसूरत हल्के नीले रंग की ऊंची एड़ी की एक जोड़ी उठाई। अगले सेकंड में वह जियान को पकड़ने के लिए नीचे झुका के पैर। जियान चौंक गया और लगभग वूबी पर कूद पड़ा। उसने जल्दी से जी हाओयू के हाथ से जूते छीन लिए। मैं खुद कर लूंगा। जी हाओयू को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने क्या किया है और वह दंग रह गया। वह अभी क्या करना चाहता था? जियान को उसके जूते पहनने में मदद करें? इस विचार को मन में रखते हुए जी हाओयू अपने दिल में कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अरे, मैं क्या कर रहा था? जी हाओयू के लिए सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने अभी कुछ भी नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तार्किक था। अपने चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी छिपाते हुए जी हाओयू ने पीछे झुकने का नाटक किया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो।
उसकी नज़र जियान ए पर पड़ी, जो अपने जूते पहन रहा था। आकार 35 बिल्कुल सही था। हल्के नीले हीरे उसकी स्कर्ट पर हाथ से सिले हुए सेक्विन और गाउन के गहरे नीले रंग से मेल खा रहे थे। जियान ए ने चारों ओर देखा और संतुष्टि में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा कि जी हाओयू का स्वाद काफी अच्छा था। वह इस जोड़ी को एक नज़र में चुन सकता था। झूमर के नीचे उसकी गोरी साइड प्रोफाइल चमक रही थी। जियान ए के अचानक मुड़े होठों पर मुस्कान उज्ज्वल और सुंदर थी। जी हाओयू की नज़र में इसने उसे अवचेतन रूप से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कि जियान ए अपने चुने हुए जूतों से बहुत संतुष्ट था। जी हाओयू का मूड बेवजह उज्ज्वल हो गया। यह मूक संचार वू बी की आंखों में गिर गया, जिससे उसे एक अस्पष्ट पूर्वाभास हुआ। उसे ऐसा क्यों लगा कि बॉस ने जियो ए के साथ अलग व्यवहार किया? वास्तव में ये बहुत अलग था। बचे हुए जूतों को पैक करके वापस भेज दिया गया। जियान ए को लगा कि यह अफसोस की बात है। वह उन सभी को चाहती थी। हालांकि ये सोचकर कि जी हाओयू ने लोगों से उन्हें वितरित करने के लिए कहा था, वह फिर भी पीछे हट गई। यदि भाई वो भी उन्हें ये दे दें, तो वह उन सभी को स्वीकार कर लेंगी। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है, तो आप अपना काम कर सकते हैं। जियान ए ने अपना गाउन ठीक किया और जी हाओयू की ओर देखा। उसका लहजा इतना सहज था मानो वह किसी भिखारी को बर्खास्त कर रही हो। जी हाओयू की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उनका पहले से अच्छा मूड तुरंत गायब हो गया। भले ही आप किसी को उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद लात मारकर किनारे कर देते हैं, फिर भी आपको इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है ना? जियान ए ने भी जी हाओयू की ओर देखा और निर्दयी भाव से कहा, अन्यथा क्या ये सब आपकी वजह से नहीं है कि मैं इस तरह समाप्त हुआ? इसका मुझसे क्या लेना देना है? जी हाओयू गुस्से में हंस पड़े। जियान ए ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं बदकिस्मत हो जाता हूँ। बेशक इसका संबंध तुमसे है। आपको विवेक से बात करनी होगी। उस समय मकाओ के कैसीनो में मुझसे और इस क्लब से कुछ 100 मिलियन युआन किसने जीते थे? क्या आप बदकिस्मत हैं या मैं बदकिस्मत हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता। वे दुश्मनों की जोड़ी की तरह दिखते थे। वह युवा मास्टर जी हैं, है ना? प्रतीत होना, बैयून शहर में केवल एक ही युवा मास्टर जी हैं, है ना? शायद सिर्फ एक। देखने वालों को भी दुनिया पर शक हुआ। क्या उनके सामने जो व्यक्ति था वह जी परिवार का सबसे बड़ा पोता जी हाओयू था, जिसे बैयून शहर में किसी ने अपमानित करने की हिम्मत नहीं की? वू बी ने अपना मुंह बगल में खोला। दरअसल वह उन्हें अभी अभी मनाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह इसे बाधित या एकीकृत नहीं किया जा सका। बाई झो और यूं बुयाओ भी दंग रह गए। थोड़ी देर के बाद यूं बुयाओ ने अपनी कोहनी से बाई झो की कमर पर वार किया। अरे, क्या हो रहा है? वे एक लड़ते हुए जोड़े की तरह क्यों लग रहे थे? बाई झो ने उसकी ओर घूरकर देखा। आप फिर से बकवास कर रहे हैं। यदि संप्रदाय मास्टर ने ये सुन लिया, तो आप भविष्य में एम ग्रुप में प्रवेश करने के बारे में भूल सकते हैं। नहीं, मैं गंभीर हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि वे दोनों अजीब हैं? यून बुयाओ ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सेक्ट मास्टर किसी रिश्ते में है और उसने आपको नहीं बताया? असंभव। बाई झो ने बिना सोचे समझे इसका खंडन किया। संप्रदाय मास्टर केवल 15 वर्ष का है। हमारी मातृभूमि के भविष्य के फूल को जहर मत दो। सोफा क्षेत्र में घटना समाप्त हो गई थी और कॉकटेल पार्टी धीरे धीरे सामान्य हो गई। सभी लोग फिर से बातें करने लगे। बहन जी हॉक्स्यू ने पुकारा और भाग गया। हालांकि
छत से नीचे आए जियान चांगशिंग ने संयोग से यह वाक्य सुना। उन्होंने कुछ समय पहले गलती से वांग युनमेई से अपनी बेटी का नाम सुना था, और उन्हें ये बात अपने दिल में याद थी। इसलिए वह जियोए नाम के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील था। थोड़ी अराजक कॉकटेल पार्टी में भी वह अभी भी इस नाम को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जियान चांगशिंग अपनी जगह पर रुके और भीड़ के बीच से आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश करने लगे। हालांकि कॉकटेल पार्टी में बहुत सारे लोग थे, भले ही उसे यकीन था कि उसने गलत नहीं सुना है, फिर भी वह उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका जिसने जियोए को बुलाया था। क्या हुआ चांगशिंग? ऐसा लगता है कि ली कियांग ने जियान चांगशिंग की असामान्यता पर ध्यान दिया है। वह उसकी ओर देखने और गंभीर भाव से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। जियान चांगशिंग ने इसे छिपाया नहीं और कहा, मैंने किसी को जियोए के लिए पुकारते हुए सुना। जियान चांगशिंग ने सिर हिलाया और ली कियांग की ओर मुड़ा। कियांगजी, हम पहले जाएंगे। ली कियांग ने सिर हिलाया और उन दोनों को जाते हुए देखा। उसने चुपचाप राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद थी कि जियान चांगशिंग को उनकी इच्छा मिलेगी, लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए जहां वह शुई के साथ थे। आखिरकार उसे अब अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। उसी समय जियान सोफे पर जी हॉक्सू के साथ बातचीत कर रहा था। बहन जियोए, तो आप मेरे भाई को पहले से ही जानती हैं? जी हॉक्सू ने उत्साह से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। जी हाओयू अपने पैर क्रॉस करके किनारे पर बैठे थे। वू बी भी किनारे बैठ गया और उन दोनों को देखने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। जियान ने मुस्कुराया और इनकार किए बिना सिर हिलाया। जी हॉक्सू की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से तालियां बजाईं। तो फिर हम वास्तव में भाग्यहीन हैं, भाग्यशाली। जियान ने उसके दिल में हंसी उड़ाई। उसे जी हॉक्सू के साथ भाग्य बदलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जी हाओयू, वह एक बदकिस्मत रिश्ते की तरह था। इस समय जी हॉक्सू ने अचानक जियान का हाथ पकड़ लिया और कहा, सिस्टर जियोए, आप कब खाली हैं? अतिथि के रूप में हमारे घर आओ। जियान स्तब्ध रह गया और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हारे घर मेहमान बनकर चलो। जी हॉक्सू ने तुरंत सिर हिलाया। यह सही है। मेरे दादाजी ने कहा था कि वह चाहते थे कि मैं तुम्हें अतिथि के रूप में हमारे घर पर आमंत्रित करूं। बूढ़े मास्टर जी। जियान ने एक पल के लिए रुका और सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। ठीक है, स्कूल शुरू होने से पहले कोई भी समय ठीक है। चूंकि बूढ़े मास्टर जी ने कई बार अपनी माँ से मुलाकात की थी जब वह अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए वह हमेशा उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती थी। ये एक मौका था। अप्रत्याशित रूप से जियान तुरंत सहमत हो गया। जी हॉक्सू ने आश्चर्य से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा और अगले 2 दिनों में आपको कॉल करूंगा। जियान मुस्कुराया और सिर हिलाया। जी हाओयू किनारे बैठे थे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनकी बातचीत सुनी। वह अपनी सुंदर भौहें उठाने और जियान को अर्थपूर्ण ढंग से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या वह अतिथि के रूप में जी निवास पर जा रही थी? इसी समय गलियारे के अंत से गाड़ियां धकेलने वाले वेटरों का एक बड़ा समूह अचानक अंदर आ गया। ये देखकर कॉकटेल पार्टी में मौजूद सभी लोग एक साथ मुस्कुराए और बीच में बने गोल स्टेज की ओर झुक गए। जियान अभी भी विचार कर रही थी जब वू बी ने आगे बढ़कर उसके कंधे को थपथपाया। चलो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वहाँ कुछ मजेदार होगा? चलो देखते हैं। जियान ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। जी हाओयू द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद वह इस कॉकटेल पार्टी में आने का कारण लगभग भूल गई थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि भाई वूबी ने कहा था कि कुछ मजेदार था। वह जल्दी से खड़ी हुई और वूबी के पीछे चली गई। जी हाओयू ने उनकी पीठ की ओर देखा और उसका दिल बिना किसी कारण के रुक गया। भाई, चल हम भी देख लें, जी हाओसू ने कहा और उसने जी हाओयू का हाथ खींचा और उसका पीछा किया। बीच का गोल मंच बहुत बड़ा था। हर कोई किनारे पर रुक गया और मंच के बीच में कपड़े से ढकी गाड़ियों को उत्सुकता से देखने लगा। इस समय जियान ए को भी एहसास हुआ कि उसके आसपास हर कोई उत्साहित लग रहा था। चाहे वे सूट पहने पुरुष हों या शाम के गाउन में महिलाएं, उनकी आंखें मासूमियत और प्रत्याशा से भरी थीं। भाई वूबी, वे क्या कर रहे हैं? जियान ए ने उत्सुकता से पूछा। वूबी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और उसे सस्पेंस में रखा। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस समय करीने से कंघी किए हुए बाल और नारंगी रंग का सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हाथ में माइक्रोफोन लेकर केंद्र मंच की ओर आया। ये देख सभी तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और सभी को रुकने का इशारा किया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नमस्कार, बैयून शहर के व्यापारिक जगत के उद्यमियों, शुभ संध्या। बैयून शहर में 36वें लैंगक्सिंग पर्व में आपका स्वागत है। मैं बैयून शहर के चैम्बर ऑफ का उपाध्यक्ष हूँ। वाणिज्य ली शाओगियू। फिर तालियां बजीं। फिर ली शाओगियू ने मुस्कुराते हुए जारी रखा। लैंगक्सिंग गाला हमेशा बैयून शहर के व्यापारिक जगत में एक भव्य आयोजन रहा है। हर कोई आमतौर पर अपने निगमों और परिवारों के साथ व्यस्त रहता है। लैंगक्सिंग गाला ने हमेशा स्वतंत्रता, विश्राम और खुशी के लक्ष्य को बरकरार रखा है। ये हर किसी को देने के लिए दृढ़ है। हर साल इस दिन के दौरान पूर्ण मनोरंजन और आनंद। आइए ज्यादा बात न करें। मेरा मानना है कि हर कोई लंबे समय से इस सेगमेंट का इंतजार कर रहा है। आइए तुरंत शुरू करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ली शाओगियू लगभग 10 मीटर लंबी एक गाड़ी के पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ढकने वाले रेशम को उतार दिया। आज की पहली प्रतियोगिता, तरबूज खा रहे हैं। सभी हंस पड़े। किसी ने ली शाओगियू पर चिल्लाया, अध्यक्ष ली, हमने पिछले साल नूडल्स खाया था। इस साल ये तरबूज है। ली शाओगियू ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, ये ध्यान में रखते हुए कि सीईओ जिया ने पिछले साल नूडल्स खाया था जब तक कि उनका पेट फूल नहीं गया था। हमने विशेष रूप से इस साल इसे तरबूज में बदल दिया। जिस सीईओ जिया ली शाओगियू के बारे में बात हो रही थी, वह जिया ग्रुप के सीईओ जिया क्विंगहुआन के पिता जिया तियानचेंग थे। जिया तियानचेंग मंच के किनारे खड़ा था। उन्होंने काला सूट पहना हुआ था और नाक पर सोने का फ्रेम वाला चश्मा लगाया हुआ था। वह स्थिर और प्रतिष्ठित लग रहा था। ये सुनकर जिया तियानचेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और जवाब दिया, अध्यक्ष ली, मेरे पेट फूलने का नूडल्स खाने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया। हा हा हा। सीईओ जिया, मैंने देखा कि आपने आज रात बहुत शराब पी है। अपना पेट बचाएं। हम सीईओ जिया को तरबूज खाते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं। यह सही है। आखिरकार वह पिछले साल नूडल्स प्रतियोगिता का चैंपियन है। अगर वह नूडल्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है, तो ये तरबूज के लिए और भी अधिक है ना? हा हा हा। हर कोई एक के बाद एक बोलता गया और माहौल जीवंत हो गया। हालांकि जिया तियानचेंग वह था जिसे चिढ़ाया गया था। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। ऐसा लगता था मानो वह पहले से ही कॉकटेल पार्टी में बिना किसी चिंता के आराम करने वाले सभी लोगों का आदी हो चुका था। केवल जियान ए ने अचंभित होकर सभी की बात सुनी। सबसे पहले
जब उसने तरबूज खाना शब्द सुना तो उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। जब तक उसने देखा कि गाड़ी पर हर प्लेट में तरबूज के 5 टुकड़े थे, तभी उसे विश्वास हुआ कि बैयून शहर के ये बड़े शॉट लैंगक्सिंग गाला में तरबूज खाने जा रहे थे। जियान ए की कल्पना सीमित थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सूट पहनने वाले ये सूक्ष्म उद्यमी इतना बचकाना खेल खेलेंगे। हालांकि उनकी आंखों में उत्साह को धोखा नहीं दिया जा सका। भाई वूबी, क्या ये लैंगक्सिंग गाला के लिए एक निश्चित खंड है? जियान ए ने वूबी की ओर देखा और बेशर्मी से पूछा। वूबी मुस्कुराए और थोड़ा सिर हिलाया। गेम सेगमेंट लैंगक्सिंग गाला की एक परंपरा है, क्योंकि हर कोई काम के दबाव में है। लैंगक्सिंग गाला का लक्ष्य हर साल इस दिन सभी को खुश और आराम महसूस कराना है, इसलिए हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, तुम्हें बाद में समझ आएगा। ये सुनकर जियान ए ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बैयून सिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित लैंगक्सिंग गाला में ऐसी शैली होगी। इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। अपने आसपास के लोगों को देखते हुए जियान ए भी इसके लिए उत्सुक थी। इस समय 3 और वेटर सामान लेकर मंच पर आए। वेटरों में से एक के हाथ में एक बड़ा सीलबंद कार्डबोर्ड बॉक्स था और बाकी 2 वेटरों के हाथ में एक बड़ा टर्नटेबल था। टर्नटेबल एक खेल का इनाम लग रहा था। प्रत्येक स्तंभ में एक धनराशि होती थी। सबसे कम 2 मिलियन युआन था और उच्चतम 20 था मिलियन युआन। इस समय ली शाओगियू ने पहले ही खेल के नियम पेश कर दिए थे। पहले दौर में मैं प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए लॉटरी निकालूंगा। यदि किसी महिला का चयन होता है और उसका शरीर खेल के अनुरूप नहीं है, तो अन्य लोग उसकी जगह ले सकते हैं। पुरुष प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार नहीं कर सकते। हर दौर में 3 लोग एक ही समय में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्लेट में 5 तरबूज हैं। उन्हें खाने में जो सबसे तेज होगा उसे प्रथम स्थान दिया जाएगा और वे भाग्यशाली पहिया को एक बार घुमा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ली शाओकियू सीलबंद कार्डबोर्ड बॉक्स में पहुंचे और पहला नाम कार्ड निकाला। ली शाओकियू हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जिया ग्रुप के सीईओ जिया तियानचेंग, जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हंसी का एक और दौर शुरू हो गया। जिया तियानचेंग भी दंग रह गया। वह पिछले साल नूडल्स प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस साल फिर वही क्यों था? ली शाओगियू को डर था कि दूसरे लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसने विशेष रूप से सभी के लिए नाम कार्ड बदल दिया। सीईओ जिया, ऊपर आओ। जिया तियानचेंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुस्कुराते हुए मंच पर चली गई। बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं दिखी। ली शाओगियू ने दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करना जारी रखा। सेंचुरी ग्रुप के चेयरमैन चेन लेई। जब जियान ए ने ये सुना, तो उसने सहज रूप से अंकल चेन की तलाश की। वह जानती थी कि चेन लेई आज घटनास्थल पर होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग थे, इसलिए उनके पास उनका स्वागत करने का समय नहीं था। मंच के दाईं ओर चेन लेई को मंच पर लाया गया। उनके पीछे वाला शख्स हंसी मजाक करना नहीं भूला। चेयरमैन चेन, संकोच न करें, प्रथम आने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। चेन लेई मुस्कुराए और ओ के इशारे के साथ मंच के नीचे मौजूद लोगों के पास लौट आए। वह जिया तियानचेंग के पास गया और उसके पास खड़ा हो गया। इसके बाद ली शाओगियू ने तीसरा नाम कार्ड निकाला। यह एम ग्रुप के तहत रोज एंटरटेनमेंट का उपाध्यक्ष किया है। जब उसने रोज एंटरटेनमेंट शब्द सुने तो जियान ए दंग रह गई। वह हाल ही में कंपनी में नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस साल लैंगक्सिंग गाला में रोज एंटरटेनमेंट को भी आमंत्रित किया गया था।
या बाई झोउ ने इसकी व्यवस्था की? जब जियान सोच रही थी, उसने कियाओ युआन को एक सफेद सूट में मंच पर आते देखा। जिया तियानचेंग और चेन लेई की तुलना में कियाओ युआन, जो पहली बार लैंगक्सिंग गाला में भाग ले रहे थे, थोड़ा अधिक आरक्षित थे। रोज एंटरटेनमेंट इस साल एक नव स्थापित मनोरंजन कंपनी है। पंजीकृत पूंजी 20 मिलियन युआन तक है। आज उपराष्ट्रपति कियाओ ने बइयुन शहर में हमारे लैंगक्सिंग गाला में भाग लेने के लिए पहली बार कंपनी का प्रतिनिधित्व किया। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या सोचते हैं, जैसे कि वह एक नवागंतुक था। ली शाओगियू ने कियाओ युआन के साथ एक साक्षात्कार शुरू किया। कियाओ युआन ने माइक्रोफोन के पास अपना मुंह झुकाया और सच्चाई से कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरे आने से पहले मुझे नहीं पता था कि कोई खेल खंड था। लैंगक्सिंग गाला में पहली बार खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुने जाने के कारण मैं वास्तव में थोड़ा घबरा गया हूँ। जब ली शाओगियू ने ये सुना तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने कियाओ युआन को याद दिलाया, वाइस राष्ट्रपति कियाओ, आपके विरोधियों में से एक सीओ जिया हैं। वह पिछले वर्ष नूडल्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर थे। सावधान रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कियाओ युआन ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं था। यह उनका यहाँ पहला मौका था और उन्हें पहले ही दौर में चुन लिया गया था। उसका कोई संदर्भ नहीं था। इसलिए कियाओ युआन को अपने दिल में कमजोरी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि उसे किस हद तक बाहर जाना होगा। क्या उन्हें अपनी छवि को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए? जाहिर है, हाँ, क्योंकि जैसे ही ली शाओगियू ने कहा, प्रतियोगिता अब शुरू होती है। जिया तियानचेंग ने तरबूज का एक टुकड़ा उठाया और 2 सेकंड में इसे समाप्त कर दिया। रस और मांस हर जगह बिखर गया, लेकिन जिया तियानचेंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने झट से दूसरा टुकड़ा उठा लिया। चेन लेई को मात नहीं देनी थी। जब उसने तरबूज खाया तो किसी को उसका मुंह चबाते हुए भी नहीं दिखा। हालांकि जब वह बाएं से दाएं गया तो तरबूज के एक टुकड़े पर केवल छिलका बचा था। जियान अवाक रह गया। क्या वे गंभीर थे? मंच पर कियाओ युआन भी दंग रह गया। उसे होश आ गया और वह तुरंत पागल हो गया। तरबूज का रस उनके चेहरे और नाक पर रगड़ गया और उनके कोट उतारने के बाद उनकी शर्ट पर भी छींटे पड़े। लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। ये लोग, जो आमतौर पर बइयुन व्यवसाय की दुनिया में पिरामिड के शीर्ष पर घूमते थे, गेम खेलने में इतने तल्लीन थे। उन्होंने खेल का इलाज किया गंभीरता से और असाधारण रूप से सुंदर और ईमानदार लग रहा था। वे तीनों तरबूज को पागल कुत्तों की तरह काट रहे थे, मानो उन्हें उनसे कोई शिकायत हो। अंत में जिया तियानचेंग फल का आखिरी कौर निगलने वाला पहला व्यक्ति था। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर भाव ऐसे थे जैसे कोई बच्चा दिखावा कर रहा हो कि उसने पहला स्थान जीता है। चेन लेई कुछ सेकंड धीमे थे, लेकिन वह काफी तेज भी थे। कियाओ युआन स्वाभाविक रूप से तरबूज खाना खत्म करने वाले आखिरी व्यक्ति थे। वास्तव में उसकी गति धीमी नहीं थी, लेकिन उसने शुरुआत में खुद को जाने नहीं दिया। जब उसने बाकी दोनों के खाने का तरीका देखा, तो उसे इस खेल का सार पता चला। ये स्पष्ट था कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। भले ही उसने जो फल खाया था उसका गूदा हर जगह बिखर गया, फिर भी वह आखिरी था। लैंगक्सिंग गाला में एक नवागंतुक के रूप में वह अभी भी बहुत अनुभवहीन था। मंच के नीचे मौजूद दर्शक शुरू से ही लगातार हंसते रहे। मुख्य कारण ये था कि जिस तरह से उन्होंने तरबूज खाया वह बहुत अजीब था, मानो वे अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हों। उन्हें एक सामान्य दिन में इन लोगों को इस तरह देखने का मौका कैसे मिल सकता है?
ये लैंगिक पर्व का आनंद भी था। वेटर आगे बढ़ा और उनमें से प्रत्येक को प्रतियोगिता के बाद अपनी खेदजनक स्थिति को पोंछने के लिए एक साफ तौलिया दिया। उनकी कमीजें लाल रंग से रंगी हुई थीं और यह स्पष्ट था कि उन्हें हटा दिया गया था। हर कोई सीईओ जिया के प्रथम स्थान पाने का इंतजार कर रहा था। ली शाओगियू जिया तियानचेंग के पास गए और मुस्कुराए। मंच के नीचे मौजूद लोग फिर हंस पड़े। ली शाओकियू चेन लेई और कियाओ युआन से कहना नहीं भूले, आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष चेन और उपाध्यक्ष किया, चेन लेई और कियाओ युआन मुस्कुराए और नीचे चलने से पहले मंच के नीचे मौजूद लोगों की ओर हाथ हिलाया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार जिया तियानचेंग, जो पहले स्थान पर थे, को एक बार भाग्यशाली पहिया घुमाने का मौका मिला। वह आगे बढ़ा और पहिए के किनारे को थोड़ा सा पकड़ लिया और पहिया तेजी से घूमने लगा। हर कोई चरते हुए पहिए को गौर से देखता रहा। उन्होंने इसे धीरे धीरे धीमा होते देखा जब तक कि यह पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। सुई 8 मिलियन युआन की ओर इशारा करती है। भीड़ ने तुरंत तालियां बजाईं। जियान मदद नहीं कर सका लेकिन उत्सुकता महसूस कर रहा था। ऐसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 8 मिलियन युआन मिलेंगे। जैसे ही यह विचार मन में आया, ली शाओगियू ने कहा, बधाई हो सीईओ जिया, 8 मिलियन युआन का चक्कर लगाने के लिए बैयून सिटी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिया ग्रुप के नाम पर एक गरीब पहाड़ी इलाके में 8 मिलियन युआन का दान देगा। दान का विवरण जनता के सामने घोषित किया जाएगा। तुरंत जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, तालियों की एक और गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी जियान को समझ में आया कि लैंगिक गाला गेम खेलने पर आधारित एक चैरिटी फंडरेजर आयोजित कर रहा था। फिर ये पैसा जियान उस प्रकार की थी जिसने पूछा कि क्या उसे समझ नहीं आया है। उसने तुरंत वू बी से पूछा, भाई वू बी, टिंटेबल से पैसा कहाँ से आया? क्या बैयून सिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसे भुनाया? उद्धरण चिन्ह। वू बी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। नहीं, आज लैंगिक गाला में भाग लेने वाले सभी निगमों ने एक साथ दान दिया। प्रत्येक कंपनी लगभग 10 लाख युआन का दान करेगी। ये बढ़कर 10 लाख युआन हो जाएगा। फिर खेलों के माध्यम से वे लकी व्हील के नाम पर राशि का दान करेंगे, व्यक्ति या कंपनियां। यह वह मॉडल है जिसे आपने अभी देखा है। जियान ने सिर हिलाया। वह अब समझ गई। हालांकि खेल मजेदार था और सभी ने इसका आनंद लिया, लेकिन ये खेल पूरी तरह से एक खेल नहीं था। ये दान के लिए था। जियान को तुरंत लगा कि यह कॉकटेल पार्टी सार्थक थी और ये उद्यमी जो पैसे की खातिर गेम खेलने के लिए अपनी छवि की परवाह नहीं करते थे, वे काफी प्यारे थे। इसके बाद तरबूज खाने की प्रतियोगिता के 2 राउंड चले। सभी लोग पहले समूह के लोगों के समान ही थे। उन पर सीईओ का बोझ नहीं था और वे प्रथम स्थान के लिए जी जान से संघर्ष कर रहे थे। सभी के उत्साह और निवेश ने धीरे धीरे जियान को संक्रमित कर दिया। उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट से भर रहे थे। जब वह बिना पलक झपकाए मंच पर मौजूद लोगों को देख रही थी तो उसकी तारों भरी आंखें चमक उठीं। उससे ज्यादा दूर नहीं, जी हाओयू की नजर जियान पर रही। उसकी मुस्कुराहट देखकर जी हाओयू की भौहें नर्म हो गईं। अगला गेम यू विल जेस्चर इल गैस है। इस समय ली शाओगियू ने पहले ही दूसरा गेम पेश कर दिया था। ये 2 लोगों के साथ साझेदार के रूप में एक गेम है। हमारा वेटर अनुमान लगाने वाले के पीछे अपने कार्ड उठाएगा। एक व्यक्ति इशारा करेगा और दूसरा अनुमान लगाएगा। कलाकार अपने अंगों और शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वे कार्ड पर लिखा कोई भी शब्द नहीं कह सकते, अन्यथा ये प्रश्न अमान्य कर दिया जाएगा। 3 लोगों
की एक टीम बनेगी। सबसे सही उत्तर देने वाली टीम निर्धारित समय को पहले रखा जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम का कार्ड निकाला गया है उसे प्रतिभागी माना जाता है और वे मंच के नीचे किसी को भी अपने साथी के रूप में चुन सकते हैं। चुना गया पार्टनर मना नहीं कर सकता। बेशक, यदि प्रतिभागी प्रथम स्थान जीतता है तो प्रतिभागी को इनाम मिलेगा। इसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। टिप्पणी जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ली शोगियू बाहर पहुंचे और एक नाम कार्ड निकाला। ये देखकर ली शाओगियू की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहला प्रतियोगी, मैं कई वर्षों से लैंगक्सिंग गाला की मेजबानी कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि उन्हें किसी खेल में भाग लेने के लिए चुना गया है। हर कोई दंग रह गया और अनुमान लगाने लगा कि यह कौन है। ली शाओगियू ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा। उन्होंने कहा, जियान समूह के सीईओ, जियान चांगशेंग। जियान चांगशेंग ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। कियाओ शुई, जो उसके बगल में था, आश्चर्यचकित था। उसने उससे हाथ मिलाया और फुसफुसाई, जाओ, शुभकामनाएं। जियान चांगशेंग ने कियाओ शुई को मधुर भाव से देखा और कहा, मेरे साथ खेलो। कियाओ शुई की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए जियान चांगशेंग ने उसका हाथ खींचा और मंच पर चला गया। ली शाओकियू 2 कदम आगे बढ़े और जियान चांगशेंग के पक्ष में आए। चांगशेंग, हम पुराने दोस्त हैं। ये पहली बार है जब आप इस वर्ष अपने प्रेमी को लैंगक्सिंग गाला में लेकर आए हैं। जियान चांगशेंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्होंने मंच के नीचे सभी से परिचय कराया। सभी को नमस्कार, मैं जियान चांगशेंग हूँ। यह मेरा प्रेमी कियाओ शुई है। जब से कियाओ शुई की शादी हुई, वह एक प्रसिद्ध कॉकटेल पार्टी में ध्यान का केंद्र होने की भावना को लगभग भूल गई थी। अब जब उन्हें अचानक सबके सामने रखा गया, तब भी उन्होंने अपना सौम्य और गरिमा में रवैया बरकरार रखा। उसने एक खूबसूरत मुस्कान दिखाई और सभी का अभिवादन करने के लिए सिर हिलाया। हेलो, हर कोई। ली शाओगियू ने जियान चांगशेंग से पूछा, इतने सालों में ये पहली बार है कि आप मंच पर कोई खेल खेल रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? आप नर्वस हैं? जियान चांगशेंग ने शांति से अपना सिर हिलाया। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यह खेल तरबूज खाने से कहीं अधिक दयालु है। हा हा हा। जब मंच के नीचे मौजूद लोगों ने ये सुना तो वे तुरंत हंस पड़े। दूसरा नाम कार्ड निकालने से पहले ली शाओकियू ने जियान चांगशेंग के साथ संक्षिप्त बातचीत की। हालांकि नाम कार्ड निकालने के बाद उनके चेहरे पर हैरानी की झलक दिखी। इस व्यक्ति का नाम कार्ड बॉक्स में क्यों था? उनकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों की नजरों से बच नहीं पाए। सभी ने तुरंत उत्सुकता से ली शाओकियू की ओर देखा। ली शाओकियू मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान थोड़ी कठोर थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, दूसरा प्रतिभागी, जी ग्रुप, जी हाओयू। ओह! दृश्य तुरंत एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। हर कोई हैरान था। ली शाओकियू भी मन ही मन खुद को कोस रहा था। यह कैसी घटिया किस्मत थी। उन्होंने यंग मास्टर जी का चित्र भी बनाया। हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि जी हाओयू खेल में भाग लेने से इनकार कर देगा, उन्होंने देखा कि जी हाओयू का लंबा और पतला शरीर उनके पास आ रहा था। उसने अपने लंबे पैर उठाए और मंच पर चला गया। ये देखकर ली शाओगियू तुरंत अपने होश में आए और गर्मजोशी से अभिवादन किया। आइए ताली बजाएं और यंग मास्टर जी का स्वागत करें। मंच के नीचे मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। जी हाओयू पहले ही ली शाओगियू की तरफ चल चुके थे और वहीं खड़े हो गए थे, बिना कुछ कहे।
बस उसके चारों ओर की आभा और उसके अतुलनीय सुंदर चेहरे ने लोगों को दूसरी ओर देखने में असमर्थ कर दिया। नमस्कार, युवा मास्टर जी। जी हाओयू ने थोड़ा सिर हिलाया। नमस्कार, अध्यक्ष ली। ये देखकर कि जी हाओयू उतना अनुचित नहीं था जितना अतीत में अफवाह थी। ली शाओकियू मदद नहीं कर सका लेकिन राहत महसूस कर सका। हालांकि उन्होंने जी हाओयू के उदास और मनमौजी व्यक्तित्व के बारे में लंबे समय से सुना था। उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और कहा, हमें इस खेल को एक साथ पूरा करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मास्टर जी के पास एक साथी है जिसे वह आमंत्रित करना चाहेंगे। किसी कारण से जब ली शाओगियू ने ये कहा, जियान ने, जो मंच के नीचे थी, को अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई। उसके हृदय में एक अशुभ भावना जाग उठी। पूर्वाभास बहुत प्रबल था, इतना प्रबल कि वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन वूबी के पीछे छिपना चाहती थी। मंच पर जी हाओयू ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर सबकी निगाहों के नीचे वह तेजी से उनके सामने मंच से नीचे चला गया। वह दिशा वही थी जहां जियान ए था। जियान ए की सांसें रुक गईं। उसने मन में सोचा, जो होना था वह आ गया। सभी की निगाहें जी हाओयू के नक्शे कदम पर तब तक टिकीं जब तक उन्होंने उसे जियान ए के सामने खड़ा नहीं देखा। हर कोई समझदारी के भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यह वह लड़की नहीं थी जिसे यंग मास्टर जी ले जा रहे थे? ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता सामान्य नहीं था। जियान ए की राय पूछे बिना जी हाओयू ने आगे बढ़कर जियान ए की कलाई पकड़ ली और उसे मंच पर खींच लिया। जियान ए ने मना नहीं किया या संघर्ष नहीं किया क्योंकि खेल के नियम थे कि चुना हुआ साथी मना नहीं कर सकता था। वह अपने कारणों से खेल के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी और सभी के उत्साह को कम नहीं करेगी। हर कोई इस खेल को गंभीरता से ले रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपवाद नहीं बनना चाहती थी। हालांकि जैसे ही जियान ए मंच पर गया, ली कियांग अचानक तनावग्रस्त हो गया क्योंकि जियान चांगशिंग और कियाओ शुई मंच के बीच में खड़े थे। ली कियांग का दिल अवचेतन रूप से तेजी से धड़कने लगा। उसने चुपचाप अपने दांत पीस लिए और घबराकर मंच पर जियान चांगशिंग और जियान एयून को घूरने लगा। जब वे मंच के केंद्र में पहुंचे, तो ली शाओकियू ने जियान ए को देखकर मुस्कुराया और कहा, सभी को अपना परिचय दें। जियान ने मुस्कुराया और माइक्रोफोन ले लिया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम जियान ए है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली कियांग ने शर्मिंदा भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह जियान चांगशिंग की प्रतिक्रिया को देखने के लिए सहन नहीं कर सका। जियान चांगशिंग की नज़र जियान ए पर पड़ी। जब उसने ये सुना, तो वह चौंके बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका नाम जियान ए था। ली शाओकियू ने ये भी कहा, जियान ए, उसका उपनाम उसके प्रतिद्वंद्वी के समान ही है। जियान एक दुर्लभ उपनाम है। जियान एक केवल मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। इस समय जियान चांगशिंग को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी नज़र जियान ए की साइड प्रोफाइल पर पड़ी, और वह देख नहीं सका और कुछ। वह जियान ए थी, वह उनकी बेटी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चांगशिंग ने माना कि जियान ए उनकी बेटी थी क्योंकि वह इस तरह के संयोग पर विश्वास नहीं करते थे। जैसा कि ली शाओकियू ने कहा था, उपनाम जियान बहुत दुर्लभ था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पहले ही अनगिनत बार अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल चुके हैं। नीलामी में, मकाओ में, और घूमने वाले रेस्तरां में। हालांकि उसने कभी उसे ध्यान से नहीं देखा। ईस्ट सी रियल एस्टेट के कारण वह भी
उसके दिल में उत्साह और पछतावा आपस में जुड़ गया, जिससे जियान चांगशेंग के होंठ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे।